हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑडियोलॉजी अंकिता। मैं हूँ आपकी ऑडियोलॉजिस्ट अंकिता और उसके साथ स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट भी हूँ। और आज का जो पॉडकास्ट है वो ऐसे बच्चों के बारे में है जो बच्चे बोल नहीं सकते या बोलने में तकलीफ होती है या एज रिलेटेड कुछ एसोसिएटेड डिसऑर्डर्स रहते हैं जिसके वजह से लैंग्वेज में वो पीछे हो जाते हैं या भाषा विकसित नहीं हो पाता है या डिले हो जाता है उसमें। तो इसलिए आज हमारे साथ है एक स्पेशल गेस्ट जो कि ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट होने के साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर भी है पीके के कॉलेज ऑफ एजुकेशन में। और उनका 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस भी हो रहा है अभी। तो चलिए मिलते हैं आज की हमारी ऑनरेबल गेस्ट से, मिस इशिता दास। वेलकम इशिता। हेलो। हेलो वेलकम। अंकिता। वेलकम टू ऑडियोलॉजी विद अंकिता। इशिता, मैं बता दूं, इशिता वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती है। अभी कोलकाता में है अभी आप, राइट? या और? यस। यस, ओके। ओके इशिता, प्लीज आप अपने बारे में कुछ बताइए हमें। और ओके। सो आप तो मेरा पूरा इंफॉर्मेशन दे ही दिए, इंट्रोड्यूस कर ही दिए अंकिता। मैं पहले आपके बारे में भी जानना चाहती हूँ कि आप क्या करते हैं। फिलहाल मैं अभी ऑडियोलॉजिस्ट हूँ सूरत में, साई अंजलि हॉस्पिटल एक है वहां पे बेस्ड हूँ। और मेरा काम है अभी ऑडियोमेट्री से लेकर हियरिंग एड ट्रायल का, उसके साथ वॉइस थेरेपी भी मैं दे देती हूँ और स्ट्रोबोस्कोपी भी होता है हमारे हॉस्पिटल में अभी। तो यही है बेसिकली। अ, मुझे आपके YouTube चैनल के बारे में पता चला और उसके बाद फिर बात हुआ तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि सिमिलर इंटरेस्ट मैं आपके साथ मुझे मिला। जैसे मैं बहुत एजुकेशनल वीडियोस करती हूँ फॉर पेरेंट्स, न्यूली पेरेंट्स जो होते हैं उनको। ये मैं महसूस की हूँ स्पेशली इन द लॉकडाउन कि मतलब जो बच्चे के पेरेंट्स होते हैं उनके पास प्रॉपरली नॉलेज नहीं रहता है कि बच्चों के साथ कैसे बात करें और जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन है बच्चे की वो नॉलेज नहीं होता है। तो फिर हो जाता है ऐसा कि लेट करते रहते हैं कि और देखा जाए और देखा जाए, लेकिन इसके दौरान ये बच्चे का जो क्रिटिकल एज है 3 साल वो चला जाता है। तो इसी ये चीज महसूस करके मैं एजुकेशनल वीडियोस बनाना शुरू की थी इन माय लैंग्वेज बंगाली में। उसके बाद फिर अंकिता आपके चैनल में देखी हूँ और उसके बाद मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आप भी ये कोशिश कर रहे हो कि ताकि लोगों को ये चीज अवॉइड कर किया जा सकता है कि ताकि जल्द से जल्द ये पता चले और जल्द से जल्द ये थेरेपी शुरू किया जा सकता है। थैंक यू इशिता, थैंक यू फॉर एक्नॉलेजिंग माय हार्ड वर्क। और मैं ये आपको बता दूं कि इशिता भी बहुत ही ज्यादा एक्टिव है एजुकेट करने के लिए लोगों को। और बहुत सारे जो अवेयरनेस है उसके लिए बहुत सारी एजुकेशनल वीडियोस डालती है, वो भी बंगाली में डालती है उनके नेटिव लैंग्वेज में। दैट इज अ वेरी गुड हार्ड वर्क थिंग अबाउट यू। और मुझे बहुत ही ज्यादा लाइक एनकरेजमेंट था, वन टाइप ऑफ बोल दीजिए, कि मैं हिंदी में भी कुछ करूं ऐसा कुछ और यूट्यूब चैनल भी उसके लिए बनाऊं। तो इट वाज ए, मतलब बोलते हैं ना कि आप इंस्पिरेशन हो, वन टाइप ऑफ फॉर मी। ओह, दैट्स माय प्लेजर। सो आई वॉज वेरी फर्स्ट टाइम जो आपका वीडियो देखा था पेरेंट्स को लेके, उनके एजुकेशन को लेके आपने जो अवेयरनेस बढ़ाया था, बहुत ही अच्छा लगा था। बट इट वॉज इन बंगाली। और आज जो आप बोलेंगी वो थोड़ा बहुत हिंदी में हम जानना चाहेंगे आपसे। तो पहली बात मैं आपसे ये अच्छा। आपको हमारे फील्ड के बारे में कैसे पता चला, क्योंकि ये ज्यादा लोग जानते नहीं हमारे फील्ड के बारे में। हाँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग कि क्लास 12 तक मुझे पता नहीं था कि ऐसा कोई फील्ड भी होता है। लेकिन मुझे ये था कि मुझे कुछ ऐसा करना है जैसे लोगों को डायरेक्ट सर्विस मिले और जी। जैसे जो साइंस सब्जेक्ट हो जिसमें साइंटिफिकली लोगों में कुछ चेंज आ सके। तो मुझे ऐसे डायरेक्टली मेडिकल साइंस तो नहीं पढ़ना था, ये मैं सोच भी ली थी। उसी टाइम पे न्यूज़पेपर में मैं देखा कि ये एंट्रेंस हो रहा है।
तो ये एंट्रेंस तब नेशनल इंस्टीट्यूट के लिए हुआ था। तो उसके बाद मुझे लगा कि ये मेरे लिए सही प्रोफेशन होगा, सही लाइन होगा, तो मैंने ये एंट्रेंस दी। तो उसमें जैसे कि मुझे चांस मिल गया, उसके बाद बस आ गई। और अभी मुझे लगता है कि दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फील्ड, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि जो साइंस वो हम लोग इस यही एक फील्ड है जिसमें हम बहुत अच्छा से क्रिएटिवली आर्टिस्टिकली अप्लाई कर सकते हैं और लोगों में सच में चेंज ला सकते हैं। ओके, थैंक यू इशिता। अभी आपने कितने केसेस ऐसे देख चुके होंगे जो बच्चे बात नहीं कर पाते हैं या बोलने में उनको तकलीफ हो रही है? कितना केसेस आपने डील किया होगा अभी तक? दिस इज रियली काउंट करना तो डिफिकल्ट है, क्योंकि मैं पीके के कॉलेज ऑफ एजुकेशन में जो इंस्टीट्यूट है उसमें क्लिनिक में एवरीडे 3-4 केसेस आते हैं बच्चे और एडल्ट मिला के 5-6 रेगुलरली। और मैं 2 हॉस्पिटल के साथ अटैच्ड हूँ, जेनिस सुपर स्पेशलिटी एंड एक क्लिनिक। तो उसके दौरान मैं रेगुलरली 3-4 और देखती हूँ। तो इसमें मतलब आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 6 साल की एक्सपीरियंस है, तो 6 साल में इतना मैं देखती हूँ, तो ये रेगुलर है। तो इसमें से एक बात मुझे बहुत 2-3 साल से बहुत ज्यादा इंसिडेंस मिल रही है अंकिता, जो बच्चे एक्सपोजर नहीं मिलती है घर पे, जैसे कि पेरेंट्स, बोथ ऑफ द पेरेंट्स आर वर्किंग। स्पेशली ऐसा भी लास्ट वीक मेरे पास आए हैं जिसके बोथ पेरेंट्स आर डॉक्टर इन प्रोफेशन एंड बोथ ऑफ देम आर वेरी बिजी विद देयर प्रोफेशन। तो इसमें उन लोगों का कोई दोष नहीं है, तो अपने प्रोफेशन में दे आर वेरी मच डेडिकेटेड पर्सन। बट क्या है कि उनके बच्चे जो 2 साल की है, 2 साल 8 महीना आई थिंक, तो 2 साल 8 महीने के है, टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो इसके दौरान जो इंटरेक्शन है वो नहीं हो पा रहे और बच्चे ज्यादातर टाइम मोबाइल के साथ टाइम बिता रहा है। तो उसके एक ऐसा टाइप का जो लैंग्वेज डिले है, ये बहुत आजकल ज्यादा आ रहा है। इसके साथ डिसऑर्डर्स तो है ही। तो आप जितने केसेस आपको आते हैं उसमें से ज्यादातर केसेस किस डिसऑर्डर से रिलेटेड होते हैं? ऑटिस्टिक होते हैं ज्यादा बच्चे, डाउन सिंड्रोम होते हैं, क्या सबसे ज्यादा कौन सा रहता है? देखिए, जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स में आते हैं, जैसे कि हमारे इंस्टीट्यूट में मल्टीपल टीम है, साइकोलॉजिस्ट है, तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर काफी आते हैं। और उसके साथ साथ जैसे सिर्फ लैंग्वेज डिले ड्यू टू जैसे कि इनएडिक्वेट एक्सपोजर, जैसे आपको मैंने बताई, तो ये कि भी लास्ट 2-3 महीने में काउंट कर रहे थे हम लोग, 39 केसेस आए हैं। तो वो भी कम नहीं है। और वो सबसे जरूरी बात ये है कि ये पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि ये इस टाइम पे बोलने की भी जरूरत है। पेरेंट्स आर फुलफिलिंग ऑल बायोलॉजिकल नीड, लाइक खिलाना हो या तो फिर उसको टाइम टाइम पे सब कुछ, टॉयलेट ट्रेनिंग सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो उसके साथ बातें करना है, उसके साथ प्ले एक्टिविटी करना है, ये पता ही नहीं है पेरेंट्स को। पेरेंट्स कितना भी अपने प्रोफेशन में डेडिकेटेड हो या कितना भी फॉर्मली एडुकेटेड हो, लेकिन ये जो एडुकेशन, ये जो अवेयरनेस है ही नहीं। इसके साथ ASD है, हियरिंग इम्पेयरमेंट का हम लोगों का सपोर्ट सिस्टम चलता है। तो जो बच्चे जिनको सुनाई नहीं देता है और उसके चलते बोल नहीं पाते हैं, तो इस तरीके से भी बच्चे आते हैं। जैसे कि डाउन सिंड्रोम रहा, आपने बताया, वो भी आते हैं। और ADHD जैसे अटेंशन डेफिसिट हो, वो भी आते हैं। ओके, तो ज्यादातर जो बच्चे हैं, जैसे हमने सुना कि डिलेड स्पीच एंड लैंग्वेज रहता है उनमें, और एसोसिएटेड ज्यादा नहीं रहता है, कभी कभी ऑटिज्म भी रहता है, कभी कभी ADHD भी रहता है। तो ये सब लाइफस्टाइल का इश्यूज रहता है शायद, उसके वजह से ये सारे डिसऑर्डर्स ज्यादा आ रहे हैं अभी। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग, कि बहुत सारे पेशेंट्स के क्वेरी रहता है कि हमारे बच्चे ही क्यों नहीं बोल पा रहे, हमारे बच्चे को ही क्यों हुआ है? तो इसका कैसे आप आंसर्स देती है?
देखिए, जो पेरेंट्स आते हैं उसमें से बहुत सारा स्टेजेस रहते हैं। पहले जब पता चलता है तो पेरेंट्स का डिनायल फेज रहता है। मैं नहीं बोल रही हूँ, ये साइंटिफिक स्टेजेस है। तो डिनायल फेज में पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि मेरे बच्चे को कुछ हुआ ही नहीं। तो ये 2 तरीके से किया जा सकता है। बहुत सारे यहाँ पे दिखाने के बाद मान लीजिए कि कोई दूसरा क्लिनिक, या तो कोई ऐसा भी करते हैं कि नेबर ने बोल दिया कि अरे कुछ नहीं है, बस बड़ा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो वो मान लेके थेरेपी बंद कर देता है, ट्रीटमेंट बंद कर देते हैं। तो क्या होता है, जब 11 साल की हो जाता है बच्चा तब कुछ नहीं हो जाता है, फिर आते हैं। ऐसा भी मिला है बहुत सारा। 8 महीने में बच्चा आइडेंटिफिकेशन हुआ है कि हियरिंग लॉस है। फिर उनका पेरेंट्स जो है बहुत समझाने के बाद भी माना ही नहीं, फिर थेरेपी बंद कर दिया। और ये जो हियरिंग एड्स नहीं लिया, लेने में इनकार कर दिया। फिर उसके बाद 4 साल में, मतलब वो बच्चा 2015 में आया था, फिर वो बच्चा फिर 2018 में आया। उसका 4 साल हो गया था तब। उसके बाद बोला नहीं, अभी कुछ कीजिए, अभी कुछ कीजिए और इसका कुछ इलाज कीजिए। तो ये चीज़ जो होता है, मतलब ऐसा भी फेस किया है बहुत बार कि डिनायल फेस कितना भी समझाने के बाद सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि हमारे इंस्टीट्यूट पे कि सिर्फ स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट भी रहता है, प्रॉपरली काउंसलिंग होता है, पेरेंटल काउंसलिंग, लेकिन फिर भी फेल्योर होता है। तो ये जो आपके ये जो इनिशिएटिव है बहुत ही अच्छा है, ताकि पेरेंट्स का जो एडुकेशन, पेरेंट्स का जो इसके अवेयरनेस बहुत जरूरी है। ये यूट्यूब चैनल उस टाइम पे तो उतना नहीं था, राइट। 2015 की बात कर रही हूँ। यस, यस। तो उस टाइम पे था, लेकिन इतना अवेयरनेस नहीं था। लेकिन मतलब अभी भी अवेयरनेस बहुत ही कम है। फिर ये सब चैनल के थ्रू मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि जैसे पेरेंट्स को बहुत सारा से हैमरिंग हो रहा है कि नहीं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है तो फिर कुछ तो है, ये मानना ही नहीं चाहते हैं बहुत पेरेंट्स। तो उसके बाद ये होता है कि जैसे आपने बताए कि उसके बाद ये एंजाइटी होने के बाद होता है कि गिल्ट फीलिंग, मेरे बच्चे के साथ ही क्यों हुआ। जैसे मैं कोलकाता से थोड़ा आउटस्कर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ, मेरे जो इंस्टीट्यूट है, तो उसमें ऐसा मुझे बहुत सारा मिला जो उसके स्पेशली बच्चे के मम्मी ने आके बोल रही है कि मुझे लगता है मैं उस टाइम पे कुछ पाप किया है तो इसीलिए हुआ है। मेरी सासू माँ ने बोली है कि कुछ मेरा ही कुछ गलती है। तो इस टाइप का जो सुपरस्टिशियस है वो लगता है पहले। तो उनको पहले साइंटिफिकली वो एक्सप्लेन करना कि रीजन क्या-क्या है, और ऐसा नहीं कि ये लो इकोनॉमिक फैमिली में है। ये एडुकेटेड फैमिली में ही भी ये गिल्ट माना जाता है कि बच्चे का हुआ है। आप अगर न्यूज़ देखते हैं तो आपको पता चलेगा, रिसेंटली बांग्लादेश में एक मूवी रिलीज हुआ है जिसमें वो मूवी का नाम है घटना सत्य, जिसमें एकदम बोला गया है कि ये पाप की वजह से हुआ है। मतलब मूवी का जो डायरेक्टर है, स्क्रिप्ट राइटर है, उनको भी पता नहीं है कि ये कोई पाप या कोई पेरेंट्स का इसमें कोई हाथ नहीं रहता है जो कंजेनाइटली डिसेबिलिटी, स्पीच डिसेबिलिटी होता है। तो इस टाइम पे बहुत जरूरी है कि साइंटिफिकली जो प्रोग्नोसिस है, जो कैसे कैसे बच्चे को डेवलपमेंट होगा और वो भी इंटरवेंशन के क्या मतलब है, वो पेरेंट्स को अच्छा से पता चले। और क्यों, किस किस वजह से, जैसे कि बहुत सारा कॉजेस रहता है स्पीच डेवलपमेंटल डिले का, तो वो कॉजेस उनको अच्छा से बता के कि आपके बच्चे के इस वजह से नहीं हो रहा है, ये बहुत जरूरी है उनको समझाना। तो अभी तो जैसे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म रहा ये, अब बहुत सारे ऐसे भी होते हैं, गूगल देख के पूरा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सोच ही लेते हैं कि मान लेते हैं मेरे बच्चे के ऑटिज्म है। ऐसा हो सकता है कि उनके बच्चे का लर्निंग डिसेबिलिटी है। तो पेरेंट्स ओवर डायग्नोसिस भी कर लेते हैं अब आज के डेट पे, जो ज्यादा ओवर अवेयरनेस की वजह से। तो सही तरीके से ये जानना बहुत जरूरी है, पेरेंट्स एजुकेशन बहुत जरूरी है। तो हम लोग जब काउंसलिंग करते हैं ये सारे चीज बताते हैं।
जी, आपने सही बोला, पेशेंट है और ऐसा भी कोई डील करता है। प्लस हमारे में ऐसा भी टीम अप्रोच होना चाहिए, ऐसा नहीं कि खाली ऑडियोलॉजिस्ट स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट इसको डील करेगा, उसके साथ साइकोलॉजिस्ट भी होना चाहिए, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी होना चाहिए, ताकि उसको अच्छी तरीके से। पेडिट्रिशियन भी होना चाहिए। हाँ। आई एम लकी टू से दैट कि मेरे बहुत सारे पेडिट्रिशियन फ्रेंड्स है, जैसे डॉक्टर अभिषेक पाजेमा, इनका नाम लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उनका मैं कल भी स्टेटस में देखी हूँ कि स्पीच थेरेपी एंड थेरेपिस्ट का इम्पोर्टेंस क्या है, वो अपने फेसबुक स्टेटस में डाले हैं। तो बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स भी अभी आजकल मतलब डॉक्टर्स है जिनको स्पीच थेरेपी के बारे में पता है। जैसे अंकिता जो आप बोल रहे हो वो मैं 5 साल पहले बहुत ही फेस की हूँ, लेकिन अभी मुझे बहुत पॉजिटिव मिल रहा है पेडियाट्रिशियन से। उनको भी अभी अर्ली आइडेंटिफिकेशन के लिए रेफर करते हैं और बहुत ही दे आर बिकमिंग अवेयर अबाउट दिस। यस। वेस्ट बंगाल की बात कर रही हूँ मैं, बाकी जगह की तो नहीं पता है मुझे कि दे आर वेस्ट बिकमिंग अवेयर अबाउट दिस। दे आर दे रेफर भी करते हैं और प्रॉपरली उनके उनका मेडिकल इंटरवेंशन भी जरूरी है कुछ कुछ हिसाब से, जैसे कि बहुत हाइपर एक्टिव हो गया तो राइट। उसमें से मेडिसिन की जरूरत होता है। तो जो न्यूरो डेवलपमेंटल पेडियाट्रिशियन है उनके भी जरूरत होता है। हाँ, तो लेकिन जो माइल्ड केसेस है अंकिता, उसमें बहुत ही मतलब ये जो आप बोल रहे हैं कि मतलब डॉक्टर को भी पता नहीं है और मिसगाइडेड होता है चारों तरफ से, नेबर्स ने बोल दिया कि और देखा देखो बड़ा होगा तो ठीक हो जाएगा, इस टाइप का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत सारे पेरेंट्स का ये सवाल रहता है कि मेरा बच्चा पहले जान लिए कि हाँ प्रॉब्लम है, अभी इसको स्पीच थेरेपी देना है, अभी पूछेंगे कि मेरा बच्चा कब नॉर्मल हो जाएगा, कितने दिनों में नॉर्मल हो जाएगा, इसका कैसे आप जवाब देती हैं? अच्छा, तो ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछ लिए आप। जैसे कि मैं पहले ये जो लैंग्वेज डेवलपमेंटल चार्ट है, जैसे डेवलपमेंटल माइलस्टोन है, ये बहुत ब्रीफली चार्ट के थ्रू, अभी तो मेरे पास यहाँ पे नहीं है, वो चार्ट के थ्रू मैं समझाती हूँ कि जैसे बच्चा पहले जन्म लेने के बाद जब 6 महीने के हो जाए तो बैबलिंग स्टेज में आ जाता है, उसके बाद फर्स्ट वर्ड। तो जो बच्चा जितना पीछे है मैं समझाती हूँ कि इतना इसके जो बायोलॉजिकल एज है यहाँ तक यहाँ पे आना चाहिए। ये और जैसे इसका एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है इतना पीछे है। तो आप मान लीजिए कि जो फैक्टर्स है, जैसे कि इंटरवेंशन तो यहाँ पे चल रहा है, उसके बाद घर पे भी पेरेंट्स कितना करवा रहे हैं उस पे भी डिपेंड करता है। तो जैसे हम लोग एक टारगेट ले रहे हैं थेरेपी का, सॉरी, तो उसमें टारगेट हम कितना दिन में वो रीच करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि एक बच्चे का एक भी कुछ बोलता नहीं है, तो हम लोग टारगेट ले रहे हैं कि उसका 5 वर्ड अभी मैंने लाए, वो शॉर्ट टर्म टारगेट है। तो हाँ। ये मान लीजिए कि 1 महीने का टारगेट है। तो हम्म। हम बोलते हैं कि पहले आप ये 5 वर्ड आपको भी यहाँ पे करना होगा, फिर घर पे भी करना होगा। तो फिर देखते हैं कि वो कब सीख जाता है। तो जैसे कि वर्ड नहीं है और सीख गया तो वो मान लीजिए फर्स्ट वर्ड स्टेज में आ गया। उसके बाद हम लोग उसको वोकेबुलरी डेवलप के साथ साथ फ्रेज लेवल भी लाना है। तो ये ऐसा प्रोसेस है, ये ऐसा बोला नहीं जाता है कि नॉर्मल हो जाएगा, कब नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन जो प्रोसेस है उसमें आपको धीरे धीरे वो टारगेट फुलफिल होते होते जो क्रोनोलॉजिकल एज है उसके साथ साथ आपको आगे बढ़ना होगा। और जैसे सॉरी अंकिता, यू कैन ड्रिंक तो वाटर। उसमें उसके जैसे क्रोनोलॉजिकल एज के हिसाब से उसका एक्सप्रेसिव लैंग्वेज कितना डिफरेंस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए हम लोग कुछ फॉर्मल टेस्ट जैसे रील्स हो गया, 3D LAT, ये सब यूज करते हैं।
अगर कोई बच्चे का सिवियरिटी ज्यादा होता है, स्पीच डिसऑर्डर रहता है, तो उसमें सब तो नॉर्मल होने का जैसे डिले रहा, जैसे ये डिले रहा तो उसमें हम फिर भी बोल सकते हैं। जिसमें डिसऑर्डर है तो उसमें हम फंक्शनल बोल सकते हैं कि कितना तक हो सकता है। तो वो चीज हम बोलते हैं कि सेंटेंस लेवल पे हम लाना चाहते हैं ताकि वो अपने नीड को आपको समझा सके। क्योंकि ऐसा बहुत सारा होता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में, बहुत सारा होता है कि अपना कुछ नहीं बोलता है, ये नीड एक्सप्रेस नहीं करता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो अपना नीड बता सके, इतना तक होगा थेरेपी। या तो फिर नॉन वर्बल ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, तो उसमें हम बोलने के जगह पे हम कम्युनिकेशन थेरेपी देते हैं ताकि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। तो वो जो रियलिस्टिक गोल है वही पेरेंट्स को एक्सप्लेन किया जाता है। थैंक यू इशिता। अभी मेरा लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए ताकि ये सारे डिसऑर्डर ना हो। ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं पेरेंट्स के कि आगे जाके सेकंड बच्चा जब वो करने वाले या प्लान कर रहे होते तो दे फील कि अरे ऐसा फिर से हो गया तो डिफिकल्ट है। तो आप कुछ उसके बारे में सजेशन देना चाहेंगी? ओके, अंकिता, मैं इसके पहले आपको भी सवाल करना चाहती हूँ। जस्ट मुझे क्यूरियोसिटी है क्योंकि आप एक हॉस्पिटल में आप है और अटैच्ड है, तो आपको वहाँ पे कैसे, किस तरीके का पेडियाट्रिक केसेस मिलती है? एक्चुअली मेरे यहाँ पे पेडियाट्रिक केसेस बहुत ही कम हैं और जो भी आते हैं दे आर लाइक हियरिंग टेस्ट के लिए आते हैं। तो 9 to 10 years के रहते हैं छोटे बच्चे वहां पे सेटअप। ऐसा नहीं है कि हम ओई स्क्रीनिंग कर सके या बेरा जैसे छोटे बच्चों का 6 to 9 months या 2-4 years तक ऑडियोमेट्री जो कर सकता है बच्चा वैसे ही हियरिंग इम्पेयरमेंट पेशेंट्स आते हैं नॉर्मली। और ज्यादा स्पीच लॉन्ग टर्म इंटरवेंशन के लिए आप मतलब वो लोग जाते हैं कि डिस्कंटिन्यू कर देते हैं? नहीं, वी हैव अटैच्ड विथ अ पेडियाट्रिशियन जिनके अंडर स्पीच थेरेपिस्ट काम करते हैं। मेरा काम तो यहाँ पे ऑडियोलॉजिस्ट का है। तो वी फर्दर रेफर कर देते हैं हम वो पेडियाट्रिशियन के पास, उनके पास, तो वो स्पीच थेरेपी देते हैं ऐसा हियरिंग एड फिटमेंट के। हाँ, हाँ। अच्छा, अच्छा। तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। श्योर। सो यस, तो प्रिवेंशन के लिए दो तरीके से प्रिवेंशन को पहले तो प्राइमरी प्रिवेंशन रहा, जैसे जो न्यूली पेरेंट्स बनना चाहते हैं तो उनके लिए जो जो फैक्टर्स है, जैसे कि RH इनकम्पेटिबिलिटी, वो राइट। उनको अपने फिजिशियन के साथ वो सॉल्व करना है। जैसे कि रहा, मैंने भी खुद ली हो कि MMR वैक्सीन, ठीक है। तो क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम मम्स मिजला रूबेला ये या चिकन पॉक्स ये बहुत ही डेंजरस है और ये कॉज माना जाता है कि स्पीच डिसेबिलिटी का, हियरिंग डिसेबिलिटी का। तो ये जो प्रेगनेंसी के पहले प्लानिंग कर रहे हैं तो बहुत जरूरी यह है कि ये वैक्सीनेटेड है कि नहीं। और जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम पे रेगुलरली मॉनिटरिंग और मेडिकल चेकअप में, ताकि प्रीनेटल मतलब कि फीटल स्टेज में ऐसा कुछ ना आए। बहुत सारे ऐसे कम्युनिटी में रहता है कि अपने ही रिलेटिव, अपने ही ब्लड रिलेशनशिप में शादी करना, कंसाग्यूनियस तो वो, मैरिज। हाँ, हाँ, तो वो जरूरी है कि वो ना करे, क्योंकि जेनेटिकली ऐसा बहुत चीज होता है जो हम लोग कैरियर रहते हैं। तो राइट। जो कैरियर रहते हैं तो दो कैरियर बन जाएंगे तो बच्चे में वो डोमिनेंट आ सकता है। तो ये ना करे, जो अपने ब्लड रिलेशनशिप में शादी ना करे कुछ भी सुपरस्टिशंस की वजह से, वो अच्छा रहेगा। और एक बहुत ही जरूरी चीज है जो जिसमें हम लोग फीटल स्टेज में ऐसा होता है कि चेकअप नहीं टाइम पे करवाते हैं, ब्लड प्रेशर नहीं मेंटेन करते हैं, तो वो बहुत ही जरूरी स्टेज है। उसके बाद आ गया कि जब
बच्चा जन्म ले रहा है, तो उसके बाद तो बहुत जरूरी है कि बच्चा बर्थ क्राई हुआ कि नहीं ये देख लेना। अगर ही इसमें हाई रिस्क रहे कि बच्चा बर्थ क्राई नहीं हुआ, या तो फिर बच्चा जब जन्म ले रहा है उसके टाइम पे बच्चे का कलर जो रहता है पिंक रहता है। अगर पिंक की जगह पे येलो हो तो जॉन्डिस, इसका ये हो गया हाई रिस्क। अगर ये पिंक की जगह पे ब्लू हो गया तो वो भी साइनसिस, वो भी हाई रिस्क हो गया। तो ऐसा आ गया तो मेडिकल ट्रीटमेंट तो होता ही है, लेकिन उस टाइम पे जैसे कि हाई रिस्क हो गया तो जॉइंट कमिटी ऑफ इन्फेंट हियरिंग की रिकमेंडेशन पे हम लोगों को उसी टाइम पे हियरिंग स्क्रीनिंग बहुत जरूरी है, करवा लेना चाहिए। और जैसे हाई रिस्क हो गया तो मतलब आपको नजर रखना पड़ेगा कि जैसे कि डेवलपमेंटल माइलस्टोन हो, जैसे कि मोटर डेवलपमेंटल माइलस्टोन हो, 6 महीना हो गया फिर बैठ रहा है कि नहीं विदाउट सपोर्ट। इसके साथ साथ लैंग्वेज डेवलपमेंटल का जो माइलस्टोन हो, 6 महीना हो गया तो उसी टाइम पे बब्बा बब्बा ग ग ग ग मतलब कि कॉन्सोनेंटल साउंड और ये जो वावल्स का साउंड का कॉम्बिनेशन वो ऐसे ही उच्चारण कर रहा है कि नहीं, प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं, वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि 11 महीना से 12 महीना हो गया, उस टाइम पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि पहला शब्द मतलब कि जो मीनिंगफुल, जो कुछ कहना चाहता है वो एक्सप्रेशन आ रहा है कि नहीं। ये जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन है अगर नहीं पहुंच पा रहा है बच्चा तो तुरंत तुरंत जाके स्पेशलिस्ट मतलब कि स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट और ऑडियोलॉजिस्ट से आपको कंसल्ट करना होगा, क्योंकि जितना डिले करेंगे उतना ही अर्ली आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा और उसके दौरान क्या होगा, ये जो प्रॉब्लम है वो बढ़ते चला जाएगा। तो ये रहा एक सेकेंडरी प्रिवेंशन। मतलब प्राइमरी प्रिवेंशन तो है कि हम आपको ये प्रेगनेंसी के टाइम पे, और एक जरूरी चीज है जो मैंने भी करवाई, शादी से पहले करवा लेना तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर आप नहीं हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आप प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रहे हैं तो उसके पहले जेनेटिक एनालिसिस और कुछ कुछ ऐसे आपको गायनोकोलॉजिस्ट रिकमेंड करेंगे कि आप कैरियर है कि नहीं, या आप दोनों कैरियर है कि नहीं, ये चीज आप टेस्ट करवा सकते हैं। तो ये रहा प्राइमरी प्रिवेंशन। और सेकेंडरी प्रिवेंशन है कि जितना अर्ली हो सके वो आइडेंटिफिकेशन। और एक प्रिवेंशन है कि टर्शियरी प्रिवेंशन, मतलब कि ऐसे बहुत सारे आप लोग देख रहे हैं जिनके ऑलरेडी बच्चे को हो सकता है कि डिले है और डिसऑर्डर है, तब क्या, वो तो टाइम बीत गया। तो ये रहा टर्शियरी प्रिवेंशन। तो टर्शियरी प्रिवेंशन में आपको क्या करना है कि अगर हो गया है तो आपको थॉरोली इंटरवेंशन करवाना है उसको। जैसे कि हियरिंग एड यूज कर रहा है कि हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है, तो हो सके कि बहुत दिनों से हियरिंग एड यूज करते जा रहा है, लेकिन वो नहीं, आपको रेगुलरली चेकअप करवाना होगा कि ये जो हियरिंग एड है उससे प्रॉपरली गेन दे रहा है कि नहीं, उसके साथ बच्चा सुन रहा है कि नहीं, उसका जो बैटरी है वो चल रहा है। ये अंकिता की एक वीडियो, अंकिता लिंक इसके साथ प्लीज दे दीजिएगा, क्योंकि वो अंकिता डेमोन्स्ट्रेशन की है कैसे हियरिंग एड को मेंटेनेंस करना है। यस मैम। तो साथ साथ स्पीच डिसेबिलिटी के भी जो इंटरवेंशन चल रहा है उसमें उसके दौरान इम्प्रूवमेंट मेजरेबल हो रहा है कि नहीं, पीरियडिकली असेसमेंट और रेगुलरली इंटरवेंशन। ऐसे मैं बहुत सारे पेरेंट्स को देखती हूँ कि जिसको ऐसा कुछ थेरेपी 1 साल 2 साल करने के बाद वो फिर सोच लेते हैं अच्छा कुछ होगा नहीं, यही घर में करवा लेते हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि उस एज में तो वो अप्रोप्रिएट था, उसके बाद जो बच्चे का डेवलपमेंट हुआ है उसके बाद जो उनको ट्रीटमेंट चाहिए था वो नहीं मिला, ताकि डेवलपमेंट रुक गया। तो ये रहा टर्शियरी प्रिवेंशन। तो हम प्रिवेंशन मतलब कि ये रोकने के लिए हमको जब भी हम एवर हो, जितना जल्दी एवर हो, प्रेगनेंसी के टाइम से लेके प्लानिंग से लेकर के जब अगर हो गया तब भी आपको प्रिवेंटिव एक्शंस लेना है। थैंक यू इशिता, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने डिस्क्राइब किया कि कैसे हमें प्रिवेंशन लेना चाहिए प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी स्टेजेस पे। एंड इट वाज वेरी
आई एम वेरी ऑब्लाइज्ड दैट आप मेरे चैनल और इतना अच्छे से आपने सिंपली तरीके से सारे जो क्वेरीज है उनका जवाब भी दिया. ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स and thank you for coming to Audiology with Ankita, and thank you for supporting my channel also. थैंक यू वेरी मच अंकिता, क्योंकि जो हमारे देश में ये बहुत ही जरूरी है. मैं ये बोलती हूँ कि जैसे कि जो डेवलप्ड कंट्री है उसमें ऐसा होता है कि पेरेंट्स बनने के बाद कम्युनिटी ट्रेनिंग होता है कि कैसे डेवलपमेंटल स्टेजेस रहते हैं, पेरेंट्स को अवेयरनेस होता है. और जब हमारे कंट्री में अभी जैसे कि न्यूक्लियर फैमिली है, उसके पहले जब जॉइंट फैमिली रहा करता था, तो ऐसे आपको ग्रैंड पेरेंट्स से या पिछले जनरेशन पे थोड़ा सा ऐसे ही आइडिया मिल जाता था. लेकिन अभी पेरेंट्स को बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली है और प्रॉपर रिलायबल सोर्सेस नहीं है, तो गूगल करते हैं. और गूगल जितना गाइड करता है उतना मिसगाइड भी करता है, मिस इन्फॉर्मेशन भी देता है. फिल्टर करना बहुत ही मुश्किल है. तो ये बहुत ही अच्छा आपकी इनिशिएटिव है कि आप एक प्रोफेशनल होने के बाद भी, मैं अभी मतलब ये वीडियो शुरू होने से पहले आपके साथ बात कर रही थी कि कैसे आप मैनेज कर पाते हैं टाइम. तो आप प्रोफेशनल इतना बिजी शेड्यूल हॉस्पिटल में अपना प्रोफेशन को संभाल के भी आप टाइम निकल के ये इनिशिएटिव लेते हैं कि मतलब अवेयरनेस को फैला जाए और लोगों में प्रॉपर नॉलेज आए, और जैसे गूगल के साथ मिसगाइडेड ना हो के प्रॉपरली एजुकेशनल चैनल में सही इंफॉर्मेशन पता चले. थैंक यू वेरी मच अंकिता. Thank you.